हेलो डियर, जय हिंद। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और क्लास 10th का ये ज्योग्राफी है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम गौ पढ़ने वाले हैं वन एवं वन जीव प्राणी संसाधन। ठीक है, वन एवं वन प्राणी संसाधन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और दोस्त, आपको बता दें कि इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन आंसर को हम पूरे क्वेश्चन आंसर को कवर करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। आप फेयर के रूप में समझे या फिर क्वेश्चन आंसर के रूप में, इस सारे क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। सो दोस्त, बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जरूर देखेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करेंगे और इस परिवार का एक मेंबर आप बनने की प्रयास करेंगे। और बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कह रहा है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो दोस्त, अभी फिलहाल में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका ख आंसर हो जाएगा 19.27% क्षेत्र पर वन का विस्तार था, वो भी 2001 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नया डाटा में अब कितना हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे मित्र? 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो बताइए। चलिए दोस्त, आप सारा क्वेश्चन का आंसर हमसे पहले दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे भाई कितना हो जाएगा? ऑप्शन ख, यानी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्त, अगला जो टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आंसर है उन सभी क्वेश्चन पे हम अच्छे तरीके से चर्चा भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको याद भी करने में सहूलियत होगी, समझ जाएंगे तो याद हो जाएगी। अगर हम बात करें बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो मात्र 7% भौगोलिक क्षेत्र पे वन का फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर, यहाँ पे देखिएगा पूर्वोत्तर का मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, क्या नाम है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन राज्यों की बात कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र, देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, यानी उधर का एरिया। तो दोस्त, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है इसका आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा 60.11%। और यहाँ पे आदिवासी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्त, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे ज्यादा आदिवासी किस राज्य में रहते हैं। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो आंसर तो हम ही बता दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। 5 नंबर में पूछा गया किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वन संरक्षण, यहाँ पे देखिए यहीं पे देख लेते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में वन जो है कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो दोस्त, भारत में जो वन है इसे 3 वर्गों में डिवाइड करा गया है। तो इसका ऑप्शन ख आंसर हो जाएगा। सो दोस्त, इस पैराग्राफ का आंसर हो चुका। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। 7 नंबर में 1951 से 80 तक, ठीक है, लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो देखिए दोस्त, अगर हम 1951 से 80 की बात करें तो यहाँ पे 26,200, यानी कि ऑप्शन ख इसका आंसर हो जाएगा 26,200 किलोमीटर स्क्वायर में जो है भूमि वन के रूप में परिवर्तित हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या करा है, कितना किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में, यानी कि वनों को काट करके अब इसे कृषि कार्य में लगा दिया गया है। ये 80 तक का डाटा है मेरे भाई।
तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर की तरफ आ गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्त मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने ये कहा है अपने स्टूडेंट से, और आप भी हैं, कि जैसे ये क्वेश्चन को मैं कवर इसमें करा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं लाइव आकर के आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है। इस पर फिर से वीडियो बनेंगे, ठीक है। और ऐसे ही करके मैं पूरी किताब का, मतलब कई सारे बुक्स का ऐसे ही डिस्कशन किया हुआ भी है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्त अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो 21 का जो संबंध है वो वन, जीव तथा प्राकृतिक संसाधन और उसके संरक्षण से है। इसका आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है मेरे भाई, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो यहाँ पे 1948 की बात कर रहा है, तो 1948 की अगर बात करें हम मेरे भाई, तो उस समय 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था, जो कि अब कम हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो है कृषि क्षेत्र में तब्दील हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील हो गया, और जो है कई रूपों में वन को काट करके उसके भूमि का यूज लोग कर रहा है। जैसे पर्यटक स्थल भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, तो 10 नंबर में है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो अगर हम 1968 की बात करें, तो 1968 में जो है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क में आंसर दिया गया है। सो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे जो है डॉल्फिन जो है ये केवल भारत में पाया जाता है और गंगा नदी क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन तब कहाँ पाए जाएंगे, गंगा नदी जो है, गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। अब इसे थोड़ा सा देख लीजिए मेरे भाई कैसे होता है। देखिए मेरे भाई, एक नदी ऐसे आ रही है और एक नदी ऐसे आ रही है, और ये नदियाँ यहाँ पे आके मिली, और यहाँ से ऐसे होते हुए ये जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और क्या नाम है इधर पश्चिम बंगाल होते हुए भारत के 5 राज्यों से ये गुजरती है, बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये भागीरथी हो जाएगा, भागीरथी, और ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका अलकनंदा हो जाएगा, अलकनंदा, ठीक है, ये अलकनंदा हो गया। और यहाँ से ये जो मिला, ये जो स्थल है, ये मेरे भाई सॉरी देखिएगा, ये जो स्थल है आपका, ये कौन सा स्थल कहलाएगा, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये आपका देवप्रयाग कहाएगा, देवप्रयाग, ठीक है, ये देवप्रयाग आएगा। और यहाँ से ये गंगा नदी बही, और ये ऐसे 5 राज्यों से होते हुए, और पश्चिम बंगाल लास्ट राज्य है, ठीक है। उसके बाद में ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। सो चलिए दोस्त, अब इसमें ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग छोड़ के भागने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में देखिएगा क्या क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी, इसका तो आप बता ही सकते हैं कि मोर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, मैनग्रोवा का सबसे अधिक विस्तार है। तो देखिए दोस्त, मैनग्रोवा का सबसे अधिक विस्तार जो है पश्चिम बंगाल में मिलेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है ये पूर्वोत्तर राज्य में ही माना जाता है, ठीक है। और यहाँ की अगर बात करें, पहले इसका आंसर की अगर बात करें, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ख हो जाएगा, सुंदरबन के डेल्टा में, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से, यानी गंगा नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र से इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। ये डेल्टा गंगा नदी के द्वारा बनाई गई है। और बात करें तो यहाँ पे इस सुंदरबन के डेल्टा जो है, जो कि गंगा नदी, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी आई और यहाँ पे ऐसे होते हुए
यहाँ पे गंगा नदी आई और यहाँ पे ऐसे होते हुए गंगा नदी चली गई। तो यहाँ पे डेल्टा, इस एरिया में डेल्टा बन गया, मतलब ये अपने गाज को ले आके यहाँ पे इकट्ठा कर दी, इसे डेल्टा कहते हैं। और इस क्षेत्र पे कोई आदमी भी बस सकता है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, जंगल भी हो सकते हैं। तो इसी पे ये सुंदरवन, यहाँ पे जो सुंदरी नाम का पौधा है बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए इस डेल्टा का नाम जो है सुंदरवन रखा गया है। चलिए दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो ये दवा के इस्तेमाल में होता है, बीमारी के रूप में इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन सी दवा है, तो मेरे भाई ये कैंसर हो जाएगी। कौन सी दवा हो जाएगी, कैंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चरक का संबंध किस देश से है, तो चरक जो है, ये चरक का जो संबंध हो जाएगा ये भारत से हो जाएंगे। चरक, अब आपको बताना है कि चरक किसके शासनकाल में, मतलब किसके राज दरबार में रहते थे। अब चलिए दोस्त हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये आप क्वेश्चन देख लीजिए 10 नंबर, और क्वेश्चन को हूबहू आप मिला लीजिएगा। मैं अब आपको आंसर शीट कराने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर आपको क्वेश्चन बड़ा लगे, आंसर बड़ा लगे, तो उसे आप और शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था बिहार में, देखिएगा पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना है। तो अभी की स्थिति के अनुसार से आप लिखिएगा, हालांकि मैंने ये टाइप जो किया है ये पुराना ही टाइप है, ठीक है। बिहार में अब देखिएगा, बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार बिहार राज्य का दयनीय हो गया है, ठीक है। यानी पहले जो था बिहार राज्य में वन की स्थिति बहुत अच्छी थी, जबकि अब क्या हो गया, बंटने के बाद में झारखंड में चला गया। 2000 ईस्वी में झारखंड बट गया, उधर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। बिहार बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, ठीक है। अब मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य हो गई है, ठीक है। मात्र 67,164.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार में अगर जिला की बात करें तो 38 जिला है, और इसमें 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं। अब देखिए 38 में से 17 जिला जब समाप्त हो गई है, तो बच कितना गया, 21 जिला। 21 जिला में ही मात्र जो है आपका वन क्षेत्र का विस्तार है। आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि 21 जिला में मात्र वन क्षेत्र का विस्तार है, और जो 7.1% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक है। मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतक, कैमूर, औरंगाबाद जिलों में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 37 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है। वन के नाम पर केवल थोड़ा झाड़ झरमुट बच गए हैं, यानी कि वन नहीं कहलाते हैं। तो दोस्त ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसे अपने भाषा में सरल रूप में इसे आप लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। तो दोस्त आप भी सोचिए कि किसी का विनाश कब होता है। अब यहाँ पे वन का विनाश है, इसके कारण निम्नलिखित है। अब इसे पॉइंट बना करके 1, 2, 3, 4 लिखेंगे तो नंबर ज्यादा मिलते हैं। देखिए, तो अगर वन विनाश के अगर कारण पूछा है तो आप ये कह सकते हैं मेरे मित्र कि वन को कटाई करने से, ठीक है, उसके लिए क्या नाम है, उनकी कटाई करेंगे, या फिर पौधे सूख गए तो उसकी जगह पे दूसरा नहीं लगाते हैं हम लोग, या फिर उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, वो अपने सूख जाता है, या फिर कृषि कार्य के लिए, या फिर औद्योगिक क्षेत्र के लिए, पर्यटक के लिए, रेल लाइन की बिछाने के लिए, या फिर औद्योगिक कार्य बनाने के लिए, इत्यादि कार्यों के लिए वन को काटा जाता है। ये सभी कारण आप लिख सकते हैं। फिलहाल में इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, कृषिगत भूमि का फैलाव, नदी घाटी परियोजना के विकास के लिए, पशुचरण ईंधन के लिए, लकड़ी के उपयोग के लिए, पर्यटक विशेषज्ञ के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ की दूरियां जातियां नष्ट होती जा रही है, जैसे सागवान के
सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद भी हो रहे हैं। यानी एक ही प्रकार के पेड़ ज्यादा लगाने से अन्य पेड़ों की संख्या में कमी हो रही है, जिससे वन विनाश का प्रमुख कारण में से ये एक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोजन सुरक्षा, आनंद लेने के लिए, जीवों को शिकार करने के लिए वन विनाश का प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्त, तो आशा है कि 2 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। दोस्त आपको शुरू में ही बताया कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा समय लेंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग छोड़ के भागने लगते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। तो दोस्त आपको बता दें, इसका क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा है, आप देखिए समझिए। हम आशा करते हैं कि ये आपका आंसर जरूर पसंद आएगा। वन एवं प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हम सफर है। हम सफर का मतलब तो आप एक साथ चलने वाला बोल सकते हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है, यानी पृथ्वी का सुरक्षा कवच, जैसे कि अमेजन के वन जो है उसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। देखिए दोस्त, मैं जो कुछ भी आपको अदर फैक्ट बता रहे हैं, उस फैक्ट में से आपको जो अच्छा लगे उस फैक्ट के आधार पे आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो भी सही होगा। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। यह जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलन स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित परिस्थिति तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का आरंभिक स्रोत वनस्पति ही है। ठीक है, यानी कि हमारे धरती पर सभी जो भी जीव जंतु है उसके लिए क्या है, वनस्पति। तो वनस्पति क्या है, कहाँ से मिलता है, ये जंगल से मिलता है। ठीक है, सारी वनस्पतियां हम लगा नहीं सकते हैं और वो हर जगह पे वनस्पति नहीं लग सकता है। ठीक है, जैसे चंदन का पेड़ क्या हर जगह मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, या फिर धूप का पौधा क्या हर जगह लगते हैं, नहीं। जिसके लिए जैसा मौसम चाहिए उसके लिए वैसा ही मौसम, उसके अनुकूल मौसम में ही वो पौधा होगा। ऐसे धान की खेती है, क्या बिना बरसात के आप उसको बो सकते हैं, बोइएगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा फसल। ठीक उसी प्रकार ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक को लिखिए। तो देखिए दोस्त, ये 4 कारक आपको लिखना है तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं, अभी उसी के बारे में डिस्कस हो भी रहा है। तो हमारे अनुसार देखिए मैंने ऐसे लिखा है, तो आप अच्छे तरीका से इसे लिख सकते हैं। वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित या इस प्रकार है, और इसके बाद वन पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे और लिखेंगे प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, यातायात की सुविधाओं में वृद्धि आदि कारणों से जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है, जिससे वन जीवों की समान वृद्धि, प्रजनन क्षमता में कमी आ गई। प्रदूषण जनित समस्याओं के कारण वन जीवों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये कारण आप ये प्राकृतिक कारण बता रहे हैं। अब देखिए ये होता क्या, इससे आर्थिक लाभ, ये आपने कारण तो बता दिया। अब इससे आर्थिक लाभ देखिए, अनेक वन जीवों एवं उनके उत्पाद का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है, जिससे उसका दोहन हो रहा है। ये हो गया सविलुप्तता। अब इसे देखिए पॉइंट बना बना के आप लिखिएगा ना तो आपको नंबर ज्यादा मिलता है। जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तब उस पर आधारित दूसरी जातियां भी विलुप्त होने लगती है, जिसके कारण वन विनाश में जीव जंतुओं का विनाश का कारण बन जाता है। तो 2 नंबर ये जो क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा हुआ। ठीक है दोस्त, ऐसे ही अब हम चलते हैं 5 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्त मेरे भाई, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को आपके किताब का क्वेश्चन इसलिए लगाया है ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कहीं और से क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, वन और वन जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। यानी कि जो वन है उसके सहयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा मैंने इसे ऐसे लिखा है, आपको पसंद आएगा ही। सहयोगी रीति रिवाजों का अगर हम बात करें तो देखिए दोस्त,
सहयोगी रीति रिवाजों का वजन और वन जीवों के संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। इस तरह से भी वन की सुरक्षा हो जाती है, पौधों की सुरक्षा होती है। और आदिवासी लोग भी क्या करते हैं, वन की सुरक्षा करते हैं, उसे अदर लोगों को घुसने ही नहीं देते हैं जंगल में। ठीक है। आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन जीवों से भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। वहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ों से लगाव होता है। जैसे कि आप सुने होंगे जो एक आंदोलन हुआ था ना पेड़ कटाव से, तो वो भी आंदोलन मिलेगा, हम उसके बारे में भी बताएंगे। पहले अभी इसका आंसर देख लेते हैं। ये प्रजनन काल में मादा वन पशु का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधन का प्रयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वनों के खास क्षेत्र को सुरक्षित रख करके उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। यानी इसमें क्या है कि जंगल में अगर किसी भी जीव जंतु का अगर कोई शिकार कर रहा है तो जब उसका प्रजनन का समय होता है उस समय वो लोग नहीं करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है कि जब कोई भी जीव जंतु या मनुष्य कोई भी जीव जंतु जो है वो प्रेगनेंसी के समय आती है बच्चे धारण करने के लिए, उस समय कोई भी शिकार नहीं करता है और उस समय किसी को जंगल में जाना वर्जित होता है, जंगल में जाने भी नहीं देते हैं आदिवासी लोग। 6 नंबर की अगर बात करें, यही चिपको आंदोलन है। आ ही गया, इसलिए मैंने रोका हुआ था कि बताते हैं आपको। चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन देखिए, ये उत्तर प्रदेश टेरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा ये कब किया गया था? 1972 में एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है या इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए मेरे मित्र, चिपको आंदोलन होता क्या था, मतलब उस समय ये चिपको आंदोलन क्या था, इसके बारे में थोड़ा अच्छे तरीका से समझिए। इसे मान लीजिए ये पेड़ हो गया, ठीक है। अब ये पेड़ हो गए, इस पेड़ में लोग, इसमें आदमी जो है इसे चिपक जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो ठेकेदार था ना वो सारे पेड़ों को लगातार काट रहा था, जिससे लोगों को लगा कि ये पेड़ काटते काटते ये जंगल को विनाश कर देंगे। तो लोग क्या करते थे, इस पेड़ में ऐसे ही चिपक करके और उस पेड़ को बचाते थे। क्या करते थे मेरे भाई? उस पेड़ को बचाते थे। इस पेड़ को ऐसे इसमें पकड़ करके पांजा में, कोई पौधा पूरा नहीं पकड़ाता था और कुछ पौधा पकड़ा जाता था तो 2-3 आदमी मिल करके उसे पकड़ लेते थे और कहते थे कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना। और इस तरह से वहां पे ये आंदोलन सफल रहा और वहां पे जो पेड़ काटने वाले मजदूर या फिर जो लोग आए थे उन्हें वापस जाना भी पड़ा था। और ये चिपको आंदोलन कहाँ की घटना है? उत्तर प्रदेश के टेढ़ी गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में हुआ था। और इसके नेता कौन है मेरे मित्र? तो नेता की अगर बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, यानी 1972 में हुआ था। चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों ठेकेदार को हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर करके उसकी रक्षा करते हैं। इसे कई देशों में स्वीकारा भी गया है, यानी कि स्वीकारा गया है। कई देश इसे सही माने हैं कि नहीं, ये जो लोग की मांगे हैं सही है, ये आप नहीं करिए, मतलब पेड़ों को ऐसे नहीं काट सकते हैं। तो दोस्तों अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैंसरों के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो अभी अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैंसरों के बारे में आया था कि कौन सा पौधा है जो कैंसर के इलाज में काम आता है, तो उसके बारे में मैं बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी तुरंत टाइप कीजिए मेरे मित्र। तो यहाँ पे देखिए कैंसरों के उपचार में हिमालयी अब देखिए यहाँ पे चीड़ का पौधा है, इतना टाइम आप लगा दिए जबकि आंसर आपके सामने है। चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष जिसे टेक्सोल प्राप्त किया जाता है और यही जो है टेक्सोल ये कैंसर के इलाज में काम में आता है, ठीक है। टेक्सोल बेनकेटा है। उसके अलावा जो है एवं टी ब्रही
फोलिया, ये पौधे जो है कैंसर के इलाज में बहुत लाभदायक होते हैं। ठीक है मेरे भाई। और आगे बात करें हम, ये औषधि पौधा है जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ये पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, चीड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ से टेक्सोल नामक एक रसायन निकलता है। इसी रसायन से कैंसर के इलाज का दवा बनता है। इससे कैंसर रोधी औषधि बनाई जाती है और यह विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। कैंसर, अगर कैंसर की बात करें तो मतलब कैंसर को खत्म करने के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बना है। हालांकि अभी रूस जो है इस पर काम किया है और बता रहा है कि हमने कैंसर की वैक्सीन बना लिया है, अभी अपने देश में वो दे भी रहा है। जैसे ही वो सक्सेस होगा तो अदर देश भी उसको खरीदेंगे। ठीक है। और जैसे ही उसके बारे में जो भी जानकारी आएगी मैं आप अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताता ही हूँ, इसलिए इस चैनल को अपना एक सपोर्ट जरूर दें। अगर हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है 10 विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखे। तो ये तो आप देख ही सकते हैं, आप बता ही सकते हैं कि कौन कौन से जानवर विलुप्त हो। विलुप्त होने का मतलब है कि ऐसे जानवर जो अब नहीं रहे इस धरती पे, मतलब हमारे एरिया में वो नहीं दिख रहे हैं, 10 साल से नहीं दिख रहे हैं, उसे विलुप्त प्राणी की संज्ञा दी जाती है। अब ऐसे कौन कौन से? एशियाई चीता। ठीक है, एशियाई चीता नहीं, एशिया महादेश में जो चीता है उसे एशियाई चीता कहा जाता है। गुलाबी सींग वाला बतख, डोडो गिद्ध जो कि भारत में ही पाया जाता था। थाईलैंड में थाईलैंड सीन जो कि ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में एस्टिलर्स सिकाऊ जो कि रूस में। शेर की 3 प्रजातियां जिसमें वाली, जावन और काप्सियन, अफ्रीका का कस्तूरी मृग और चीतल आदि। ये है कई सारे आपको बताया गया है, इसमें से कम 5-6 भी आप याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अभी बता दें आपको कि नामिबिया से चीता को लाया गया है और भारत के कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है वहां पे रखा गया है। और बता दें दोस्त कि इससे पहले जो चीता थी, हंसा नामक चीता थी, उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। अब देखिए, उसमें 8 चीता लाया गया था। कितने चीता लाए गए थे? 8 चीता लाया गया था, जिसमें से 5 गो फीमेल थी। ठीक है। और इसमें से 3 जो थे मेल थे। ठीक है। इसमें फीमेल की संख्या ज्यादा इसलिए थी क्योंकि बच्चे वहीं जन्म देंगे। ठीक है। अभी लेडीज फीमेल चीता जी थे, उसकी डेथ हुआ था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने पॉइंट पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। तो आप वन जीव की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? प्रदूषण पे आपका क्या व्यवहार है? उसे कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को कैसे समझा सकते हैं? बस यही इसमें लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को समझिए कि क्या कह रहा है, उसके बाद में आंसर आपको खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए, मेरे अनुसार अगर हम बात करें, ये देखिए मैंने इसे ऐसे टाइप किया हुआ है, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण आप समझ रहे हैं ना, जो सूर्य से आ रहा है ना रोशनी, उसी को पराबैंगनी किरण बोलते हैं, जिसे समताप मंडल वापस भेज देता है। नहीं तो डायरेक्ट अगर सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पे आने लगे तो कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां होगी और जिसका कोई भी इलाज नहीं है, आपको भी पता है। वर्षा अम्ल हरित गृह प्रभाव प्रदूषण है जिन्हें वन जीवों को काफी प्रभावित किया है। इसके अलावा वायु, जल, मृदा प्रदूषण के कारण एवं वन जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इसके इनकी प्रजनन क्षमता का काफी प्रभावित हो रही है। फलस्वरूप धीरे धीरे वन जीवन संकटग्रस्त होते जा रहा है। ठीक है दोस्त, ये जो है यही सारी समस्या है वन जीवों के ह्रास का, प्रदूषण का। ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब 10 नंबर की तरफ चलते हैं और ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम बताना है और क्षेत्रफल एवं प्रांतों का भी नाम बताना है। तो ये हो जाएगा नीलगिरी जो 5520 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। वर्ग ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। मानस है जो 2837 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा, जो कि असम में है। दोस्त आपको इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे नेशनल पार्क भी याद कराने वाला हूँ, जो कि आपको दिखाया भी हूँ। तो दोस्तों अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ मूव कर चुके हैं, और दिल थाम करके इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों को आप देखते रहिए। सारे क्वेश्चन बखूद ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए दोस्त, ये आप क्वेश्चन मिला लीजिए और यहाँ पे आंसर शीट में आप भरते चले जाइए। देखिए मेरे मित्र, अगर आपको क्वेश्चन बड़ा लगे तो आप बड़ा नहीं बनाइए। इसी इस क्वेश्चन में कह रहा है वन एवं जीरो के महत्व पर विस्तार से चर्चा करें या वर्णन करें, तो आपको 200 शब्दों में ही लिखना है। तो आपको इसमें से मैंने 5-6 पॉइंट, जो भी पॉइंट मैंने दिया है, तो जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट लिखें। आपको इसमें से जो भी कंसेप्ट आ रहा है उसी में से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। और इतना बड़ा बड़ा आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। सो चलिए दोस्त, इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। वन एवं वन जीव हमारी धारा पर अमूल धरोहर है। पहले ही पॉइंट नहीं देना है, कुछ ऐसे फैक्ट लिखना है जिससे जो चेक करे, जो भी शिक्षक चेक करे वो खुश हो जाए। तो उसी लिए हमको लिखना पड़ता है वन एवं वन जीव हमारी धारा पर यानी धरती पर अमूल धरोहर है। ये मानव जीवन के प्रमुख है। हम सफर है, हम सफर मतलब एक साथ चलने वाला है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। वन एवं वन जीवों की महत्वपूर्ण जो महत्व है, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका महत्व निम्नलिखित है या इस प्रकार है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा और लिखिएगा प्राकृतिक संतुलन, आर्थिक महत्व, वैज्ञानिक उपयोगिता, सांस्कृतिक महत्व क्या है। इस तरह से पॉइंट दे करके आप उसके बारे में थोड़े थोड़े लिख सकते हैं। आपको अगर कुछ नहीं आता है, जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संतुलन, तो बस लिख दीजिएगा प्राकृतिक संतुलन और उसमें लिख दीजिएगा कि वन हमारे प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस हो गया, आपका ये पॉइंट खत्म। और अगर अधिक नंबर आपको लाना है, अच्छे से लिखना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा मित्र। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर हम बात करें प्राकृतिक संतुलन में, वन एवं वन जीव प्राकृतिक संतुलन कायम रखने में मदद करता है। जैसे आवास एवं अन्य कार्यों के लिए जंगल काटे जाने से अनेक परिस्थितियों समस्या उत्पन्न होती है। जैसे मृदा अपरदन भी कर सकते हैं, अनावृष्टि भी, जो कि मिट्टी एक जगह से दूसरा जगह चले जाए, अतिवृष्टि इत्यादि। इससे सामना करना पड़ता है मनुष्य को, जीव जंतु को भी। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 2, आर्थिक महत्व इसका क्या है मेरे मित्र। तो देखिए, वन एवं वन जीवों के अनेक ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जिससे आर्थिक महत्व बहुत ही अधिक होता है। जैसे कि कीमती जड़ी बूटियां, लकड़ियां, हाथी के दांत, चमड़ा इत्यादि। यानी क्या करते हैं कि कीमती जड़ी बूटियां जो है, वनस्पति हम जंगल से लाएंगे, लोग लाएंगे और उसे बाजार में बेच के अच्छे पैसे कमाते हैं। ऐसे धूप की लकड़ी बेच करके अच्छे पैसे लोग कमा लेते हैं, या फिर हाथी के दांत वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट की अगर बात करें, वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता क्या है। वन प्राणी पर किए गए प्रयोग के जरिए शारीरिक रचना, कार्य तथा परिस्थितिक तथ्यों पर अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है। नई औषधि के गुण, नई शल्य चिकित्सा प्रणाली के महत्व की जांच पहले मेढक से शुरू हुआ था। यानी कि शल्य चिकित्सा की जांच अगर किसी पे होता है तो सबसे पहले मेढक पे होता है। मेढक के पेट को चीर करके उसे ऑपरेशन करके उसकी जांच, किडनी वगैरह बदला जाता है, या फिर जो भी एक मेढक का दूसरे मेढक में। तो इस तरह से बंदर, भेड़ इत्यादि वन प्राणियों पर वैज्ञानिक सर्च किया जाता है, फिर मनुष्य पे, फिर किसी जीव पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जब वो दवा, वो बीमारी, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, तभी वो किसी मनुष्य, जीव जंतु पे उसका इस्तेमाल होता है। ये वैज्ञानिक महत्व हुआ। अब सांस्कृतिक महत्व की अगर बात करें मेरे मित्र, तो देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। महत्व और धार्मिक महत्व लगाव क्या है इसमें, देखिएगा सांस्कृतिक और धार्मिक लगाव क्या है। अनादिकाल से ही मनुष्य का वन जीवों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव है। मनुष्य पीपल के पेड़ की पूजा करता है, बरगद, तुलसी, आंवला इत्यादि इसकी पूजा कर रहा है। हिंदू धर्म में मत्स्य, नरसिंह, हनुमान इत्यादि के देवताओं को अवतार समझा जाता है। इसके अनुसार बाघ की पूजा होती है, गरुड़ की पूजा होती है, क्या चूहा की पूजा नहीं होती है, बैल की पूजा भी होती है, गाय की पूजा होती है इत्यादि।
दुर्गा, विष्णु, गणेश, शिव इत्यादि देवताओं की पूजा समझ करके पूजा होती है। देखिए दोस्त, इसमें क्या पौराणिक कथाएं एवं साहित्य वन जीवों के विवरण से भरे हुए पड़े हैं। मेरे मित्र, अगर हम आपको बता दें कि कोई भी मतलब ऐसा पेड़ नहीं है, मतलब धरती पे कोई ऐसा पौधा है जिसका इस्तेमाल दवा के रूप में अगर होने लगा है, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस पेड़ की बचाव चाहते हैं। और उस पेड़ की बचाव बस एक ही तरीका है कि उसे धार्मिक कारणों से जोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद बच जाएगा। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। जैसे पीपल के पेड़, लोगों को ये बताया गया कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, यहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार तुलसी पत्ता जो है, जो कई सारी सामान्य बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डॉक्टर पौधा भी बोला जाता है। और वो पौधा को पूजनीय बना दिया गया, इसलिए घर घर में तुलसी जी का पौधा मिलता है। वहाँ पे शाम को दीप भी जलाते हैं, लोग पूजा करते हैं। और कहा जाता है दोस्त कि अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो पर डे कम से कम 1 से 2 पत्ता बिना खाए, मतलब खाली पेटे उसे रोज खाए, तो आपको जल्दी बीमारी कोई नहीं होगी। और ये सही बात है मेरे मित्र, आप भी इस चीज को आजमाइए कभी। ठीक है। पांचवा है कीड़ा तथा आनंद लेने के लिए अनुभव। हमारे देश में जीवों की बहुत ही बहुलता है, मतलब अलग अलग विचित्र प्रकार के जीव जंतु हमारे देश में पाए जाते हैं। इसकी कीड़ा देखने के लिए लोग, इसकी लड़ाई देखने के लिए लोग, पहले क्या होता था कि मुर्गा को मुर्गा से लड़ाया जाता था गांव में अक्सर, लेकिन अब क्या होता है, मतलब ये जंगलों में ऐसे देखने के लिए लोग आनंद लेने के लिए जाते हैं, अनुभूति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। विभिन्न पशुओं की क्रियाएं मनमोहक होती है, इसे देखने के लिए लोग जाते हैं। तो दोस्त, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हो गया। मैं आपको लॉन्ग जरूर बताया हूँ, बट आपको उतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, आपको छोटा शॉर्टकट लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ चुके हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है दोस्त? देखिए, हम मानते हैं कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रही है, बट दोस्त क्या करें, हमको भी अच्छा से आपको समझाना पड़ेगा। अगर अच्छा से नहीं समझाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए कहीं और पढ़ते हैं। तो दोस्त, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लग रही होगी, और अब तक तो एक लाइक कर ही दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वृक्षों के महत्व के आधार पर वनों को वर्गीकृत कीजिए और सभी वर्गों के वर्णन करें। सभी वर्गों का वर्णन भी करना है, यानी जो भी आप पॉइंट वृक्षों के बारे में लिखेंगे उसे वर्णन करें, उसके बारे में 2 4 10 पॉइंट लिखें, मतलब कुछ शब्द लिखें। अब देखिए, वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। घनत्व समझते हैं ना, मान लीजिए ये यहाँ पे पौधा है, ठीक है, और यहाँ पे ये पौधा है, ठीक है, तो ये दूरी हो गया। लेकिन वहीं पे यहाँ पे भी पौधा है, यहाँ पे भी पौधा है, ठीक है, तो ये क्या है, नजदीकी है, यानी जितना लगे लगे, जितना पास पास होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक माना जाता है। ठीक है मेरे मित्र, अब आते हैं आगे। पहला नंबर में देख लेते हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे चलते हैं। अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.66% है। और ये कहाँ पड़ते हैं? ये असम में, सिक्किम में को छोड़ करके समूचे पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे कि इन राज्यों वर्ग में आते हैं। इन वन क्षेत्र का घनत्व तो 75% से भी अधिक माना जाता है। यानी यहाँ पे ये जो है असम और सिक्किम को छोड़ करके समूचे पूर्वोत्तर राज्य, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, इन राज्यों में जो है इसका विस्तार लगभग 75% से ज्यादा मिलता है। तो दोस्त, आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, इसी कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्त, कुछ अगला पॉइंट है सघन वन। सघन वन का मतलब है ये अत्यंत सघन वन है, और ये सघन वन है थोड़ा सा कम घना। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% है। और ये जो है हिमालय, सिक्किम, हिमालयी क्षेत्र का मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी ये वाला पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये भारत है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक के पार्ट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, सिक्किम, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पहाड़ी क्षेत्र,
इस प्रकार के वनों का विस्तार यहाँ पे पाया जाता है, जो कि 621.99% यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में, खुले वन। खुले वन में ही जानवर रहते हैं और घने वन सघन वन में जानवर नहीं रहते। वैसे जानवर रहते हैं जैसे बंदर वगैरह ऊपर पेड़ के ऊपर रहते हैं, लेकिन खुले वन में बड़े बड़े जानवर रहते हैं जैसे हाथी, शेर, बाघ, चीता, भालू वगैरह। ये सभी जानवर खुले वन में पाए जाते हैं। अगर आपको पूछ दे कि किस वन में जानवर बड़े बड़े रहते हैं, तो ये खुले वन में, ताकि उसको भागने में सहूलियत हो। अब घने वन में कौन जानवर भागेगा? हाथी को भागना हो बाघ से बचने के लिए, तो जाके उलझ जाएगी पौधे में, फिर क्या होगा उसका? पौधा में दब के मर जाएगी या फिर जानवर उसे खा जाएगा। ठीक है। तो खुले वन में जो 2.59 हेक्टेयर भूमि पर इस प्रकार के वनों का विस्तार है, यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.12% है। और ये कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कुछ जिलों में जैसे कि असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वन का विस्तार है। असम में आदिवासी जिलों में वृक्ष का घनत्व लगभग 23.89% होता है, असम की अगर बात करें तो। ये देखिए खुले वन में सबसे ज्यादा बड़े जानवर मिलते हैं। 4 नंबर की अगर बात करें, झाड़ियां वन, अन्य वन। अब देखिए ऐसे वन जैसे कि मैनग्रोव वन क्या होती है? ये झाड़ियां युक्त होती है। झाड़ियां क्या होती है? पौधे छोटे छोटे होंगे, उसमें बड़े बड़े वृक्ष नहीं होंगे। झाड़ियां अन्य वन राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलते हैं। वहाँ पे जो पौधे होते हैं वहाँ पे उनको पानी नहीं मिलती है, इसलिए उनकी जड़ें लंबी लंबी होती है और छोटे छोटे पौधे होते हैं, लेकिन कटीले होते हैं, पत्तियां युक्त नहीं होते हैं। क्योंकि कटीले होंगे तो उसमें वस्वसर्जन की क्रिया ना के बराबर होगी और पौधे कुछ दिन तक अच्छे से जी सकते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के मैदानी वृक्षों में घनत्व का 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.66% है। तो दोस्त ये जो है आपका 4 नंबर पॉइंट खत्म हुआ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है 5वां है मैनग्रोवा। विश्व के तटीय वन क्षेत्र में मैनग्रोवा का लगभग 5% है, जो कि 4500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, भारत में। ठीक है। जो समुद्री तटीय राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में ही पड़ जाता है, जो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सुंदरवन के बारे में आपको तुरंत पहले मैंने जिक्र भी किया है। सुंदरवन है, इसके बाद में गुजरात हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। कुल मिलाकर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मैनग्रोवा वन पाया जाता है। जिसमें अगर बात करें, ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, निकोबार, अंडमान निकोबार सहित पुडुचेरी, केरल, दमन और दीव में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। तो दोस्त इस प्रकार मैंने आपको बखूबी से 2 नंबर क्वेश्चन को बारीकी से समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लग रही होगी। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। दोस्त आपको बता दें कि ये वीडियो जो है इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लास्ट में मैं बताने वाला हूं, उसे कवर कराने वाला हूं, याद कराने वाला हूं। बस 3, 4, 5 3 क्वेश्चन और आ गए, इसे भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। जैव विविधता यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तार से वर्णन करें। तो दोस्त आपको बता दें जैव विविधता से तात्पर्य क्या है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। विभिन्न जीवों में कई प्रकार की पाई जाने वाली विविधता है, यानी कि जैव विविधता का मतलब है कि हमारे धरती पर, हमारे देश में एक प्रकार की प्राणी नहीं है, अनेकों प्रकार की प्राणियां हैं, उसे ही हम जैव विविधता बोलते हैं। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो इसके अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है और इसी के कारण से जीवों में विविधता होती है। इसे ही हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। बस ये जैव विविधता अगर आप समझ गए तो ये आप और फैक्ट खुद से भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें आगे, ये हमारी धरा पर अमूल धरोहर है। वन जीव सदियों से हमारे संस्कृति एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे
हमें क्या क्या मिलता है? भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, रेशे मिलते हैं, खाले, आवास इत्यादि सामग्री और अन्य उत्पाद प्राप्त होता है। इसकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करती है। पारिस्थितिकी के लिए ये श्रृंगार के समान है। यही तो जो वन होता है ना, इनकी विविधता ही तो पृथ्वी का असली श्रृंगार भी माना जाता है। अगर आप पृथ्वी को नहीं भी सजाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जंगल है जो दूर से मतलब अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी बहुत सुंदर ही दिखाई देती है। भारत में इसमें सदैव आदर के भाव से पूजा जाता है, पूजनीय समझा जाता है। मनुष्यों ने यानी मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो है ही, यानी कि सैलानियों के लिए आकर्षक का भी है। यानी कि यहाँ पे कई सारे अदर देशों से ये पर्यटक का विषय भी बना हुआ है। सैलानियों के लिए आकर्षक का भी ये बात भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है विविधता के कारण हमारी पृथ्वी क्या होती है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती है। देखिए दोस्त, लास्ट में आपको लिखना है ये पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्त, आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन कवर हो चुका। अब हम 4 नंबर की ओर बढ़ चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। देखिए दोस्त, फटाफट हम क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि और भी आगे अच्छे अच्छे पॉइंट को देखना है। देखिए मेरे मित्र, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रिया किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारक है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो हम लोग मानव की क्रियाएं जो है किस प्रकार से वन का विनाश का कारण बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, ये तो आप खुद बखूब लिख सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं कि कैसे जो पृथ्वी पर वन विनाश हो रहे हैं। बस उसी पॉइंट को आपको लिखना है। अब देखिए दोस्त, मैंने किस प्रकार से इसे लिखा है, टाइप किया है। मानव जीवमंडल का, देखिए, मानव जीवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है जो न सिर्फ अन्य जैविक सदस्यों को प्रभावित करता है बल्कि पर्यावरण के अजैव घटकों में भी अत्यंत परिवर्तन लाता है। मानव अपनी बुद्धि और विवेक के कारण प्रकृति के दूसरे जीवों और अजैविक घटकों का प्रयोग करता है। मानव अपनी लालच और लिप्सा के कारण जंगल में जीव से लेकर के पौधे तक को विनाश कर देता है। उसको अपनी लाभ का परवाह की वजह से जंगल के जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे की चिंता खत्म हो जाती है। ये लालच और लिप्सा बहुत बुरी आदतें हैं। तो दोस्त, मैंने ये जो फैक्ट बताया है, इस फैक्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हालांकि मैंने जो टाइप किया है इसके अनुसार आप देखेंगे कर अपने जीवन को सुखमय और आरामदायक बना देते हैं, किंतु जब मानव के क्रियाकलाप अनियंत्रित हो जाते हैं तो पर्यावरणीय घटकों के घटक जैसे वायु, जल, मृदा, दूसरे जीवों को आवश्यक परिवर्तन ला देता है जो वनस्पति एवं प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दोस्त, ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो पृथ्वी क्या करेगी, यानी प्रकृति क्या करेगी, उसे सजा देती है। अगर ज्यादा मात्रा में मैंने पेड़ को काटा है तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, यानी कि ज्यादा मात्रा में मनुष्य अगर पेड़ पौधा काट दे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से पेड़ पौधे की कमी की वजह से वायुमंडल में तापमान की वृद्धि हो जाएगी। और जिस दिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 तो है, अगर ये मात्राएं जो है बढ़ गई तो पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा हर जीव के लिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम पृथ्वी पर छेड़छाड़ करेंगे तो पृथ्वी जो है, यानी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें सजा देगी। इसलिए धरती को माता के समान माना जाता है। तो दोस्त, आगे मैंने ये लिखा है, मानव खेती के लिए कारखानों को स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटते रहते हैं। औद्योगिक धंधे से लेकर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उसे पेड़ को काट करके वहां पे पर्यटक स्थल या फिर औद्योगिक धंधे या फिर रेल लाइनें इत्यादि बिछाते रहते हैं। शाकाहारी या मांसाहारी जानवरों का अंधाधुंध शिकार भी करते हैं। कुछ
मनुष्य ऐसे भी हैं जो जंगल के जीव को मार करके खाते भी हैं, जो कि कदापि सही नहीं है। चलिए, जीव को संतुलन असंतुलन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और बहुत से जंतु उस स्थिति में विलुप्त हो जाती हैं। जैसे जैसे कि बात करें सिंह, और सिंह की छाल से सिंह की क्या होता है, उसे सिंह की छाल अपने घर रखते हैं, उनको लगता है कि मेरी शोभा बढ़ेगी। आप ही जरा सोचिए, किसी की मृतक शरीर को घर में रखना क्या अच्छी बात है? नहीं है, लेकिन लोग उसे शौक से रखते हैं ताकि मेरा नाम हो कि मैंने सिंह को मारा है। ठीक है। सिंह, बाघ, चीता, गेंडा, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग, आप अक्सर देखते होंगे कस्तूरी मृग के सिंग जो होती है उसे लोग शोभा के लिए अपने घर में रखते हैं। ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैंने किसी जीव को मार करके उसे रखा है। अब देखिए, इसके वनस्पति प्रगति में ह्रास के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। औद्योगिकरण में अनियंत्रित वृद्धि होता है, जंगली जीव जंतु का शिकार होता है, आवासीय कृषि भूमि का विस्तार होता है, हानिकारक रसायनों का अनियोजित प्रयोग, आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु जैव विविधता का अति दोहन और जनसंख्या में वृद्धि इत्यादि। इन्हीं कारणों से हमारी जो क्रियाएं हैं प्रकृति को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो इस क्षति को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और आज का ये क्वेश्चन लास्ट है, 5 नंबर क्वेश्चन, और इसे भी हम देख लेते हैं। और इसे मैं ज़्यादा बड़ा नहीं किया हूँ, बहुत ही छोटे से कंटेंट में से कवर किया है। मैंने इसे छोटा इसलिए किया है जबकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न है दोस्त, आपको इतना सारा फैक्ट मैंने बता चुका हूँ, अब तक मैं आपको दे चुका हूँ, ताकि उसे आप बहुत अच्छे तरीक़ा से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। सो देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, भारतीय जैव मंडल क्षेत्रों की चर्चा करें और वो भी विस्तार से। तो देखिए दोस्त, हमारे देश में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव प्रजातियां का 8% यानी कि लगभग 16 लाख पाई जाती है। इन्हीं जैव विविधता के संरक्षण हेतु यूनेस्को सहयोग में भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना भी की है, जिनका विवरण है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, आपको मैंने जैव मंडल से संबंधित कई सारे फैक्ट को बता दिया है। अब देखिए, ये जो 5 नंबर का है, इसका विवरण आपको दिखा देते हैं। ये विवरण है, और इस विवरण को, ये जो है 14 विवरण जो है, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। और इसे देखिए दोस्त, ये आपकी किताब का ही है, मैंने कहीं और से नहीं लिया है। इसमें नीलगिरी जो इम्पोर्टेंट है उसे आपको याद करना पड़ेगा। इसमें नीलगिरी को आप इम्पोर्टेंट समझेंगे। ठीक है, नीलगिरी यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर यहाँ पे मानस, सुंदरवन हो गया। ठीक है, मैं जो जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको ये डाटा याद नहीं करनी है। यहाँ पे देखना है कि नीलगिरी ये कहाँ पे है, बांदीपुर। इसमें नीलगिरी में बांदीपुर हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया। और ये कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नंदा देवी देखिए उत्तराखंड में पड़ता है, ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मानस जो कि असम में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और इसका पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपको ये 14 के 14 पूरा दिखा दिया। उसके बाद में मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है डिब्रू-सोई, ये तो असम में पड़ता है। दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश वाला आपको इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद करना है। कंचनजंगा ये जो कि सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी राज्य में, सिक्किम में। उसके बाद में पंचमढ़ी तो याद करना, VVI है जो कि बैतूल होशंगाबाद में, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये ध्यान में रखेंगे। बस यही जो है जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। अचानक कमार ये अमरकंटक है जो कि मध्य प्रदेश में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये डाटा जो है 2004-5 की है,
पर्यावरणीय भारत मंत्रालय के द्वारा, ये भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, भारत सरकार के द्वारा। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने सारे को कवर करा दिया है। तो दोस्त ये आपका अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। और अब मैं आपको दोस्त ये जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट लास्ट में देने वाला हूँ, जिसका समय अब आ चुका है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे है भारत में राज्य अनुसार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और मैं दोस्त इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फैक्ट है अभी मैं जिसको जिसको टिक कर दूं उसे आपको भूलना नहीं है, उसे याद करना है। ठीक है, एकदम से याद करना है तो करना है। देखिए, अब देखिए ये जो मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभयारण्य पाए जाते हैं उसके बारे में चर्चाएं हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसे आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा। जिस पे कहूंगा उसको याद करना ही है। देखिए दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले मध्य प्रदेश में कौन है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ VVI है। ठीक है, आपको बांधवगढ़ कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, ऐसे याद करना है। बोलिए मेरे साथ, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांध के रखता है मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य भी है। क्या है मेरे भाई? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य भी है। इसके बाद में कन्हा, यहाँ पे देखिए यह फासिल छोड़ दीजिए, यहाँ पे कन्हा महाराज को याद कीजिए। कन्हैया जी कहाँ है? तो ये जो है बालघाट में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसे आपको याद रखना है। कन्हैया जी और माधव जी दोनों एक जैसे हैं। इसे देखिए, कन्हैया जी और माधव जी दोनों एक ही आदमी का नाम है, जो कि माधव जी शिवपुरी में रहेंगे और कन्हैया जी बालघाट में रहेंगे, मंडला बालघाट में। ठीक है, तो कन्हैया जी माधवगढ़ ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़, बांधव माधव एक जैसा है। ये वाला पॉइंट जो है, बांधव और माधव एक जैसा है। आप कन्हैया जी कृष्ण भगवान और माधव कृष्ण भगवान को ही बोला जाता है। हे माधव आप कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। हे माधव, म से माधव और म से मध्य प्रदेश, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि आपको ये पसंद आ ही रहा होगा, और अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो कीजिए, क्योंकि अब बहुत मजा आने वाले हैं। और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। तो हे माधव अब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हे कन्हा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। हे बांधव, हे बंधु कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। यानी ये सभी के सभी माधव जी, कन्हा जी, बांधवगढ़ ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये तीन आपको याद हो गया होगा। और पन्ना, ये देखिएगा, जब आप माधव जी को पूजा कीजिएगा तो आप पा सकते हैं। किनको पा सकते हैं? पन्ना को पा सकते हैं, पा सकते हैं। यानी पन्ना कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। और पेंच कहाँ है? ये भी पेंच, पेंच पा सकते हैं। पन्ना पा सकते हैं, पन्ना मध्य प्रदेश में। यानी माधव जी को पा सकते हैं पन्ना के रूप में। हे कान्हा माधव पा सकते हैं पेंच बांधव में। सभी को मिला करके हम क्या करेंगे? बांध देंगे। और कहाँ बांधेंगे? सतपुरा में बांधेंगे। कहाँ बांधेंगे? सतपुरा में बांधेंगे। तो सतपुरा जो है भोपाल में पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। तो दोस्त हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश वाला फैक्ट आपको समझ में आ गया है। और इसमें आप एक बार ठीक से इसे रिलेट कीजिए। ये बांधवगढ़ आपको याद करना है, कन्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुरा, ये आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए मेरे भाई, अब आते हैं कर्नाटक में। सभी में इतना नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसमें देखिएगा बांदीपुर, जो कि बांदीपुर VVI है, इसे याद करना है। और यहाँ पे डंडेली वन्यजीव अभयारण्य याद कर लीजिए, और शरावती, बस। बाकी तो उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए शरावती, डंडेली, बांदीपुर, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारा के सारा कर्नाटक में है। तो कर्नाटक देखिएगा क्या आप रिलेट कर सकते हैं? बांदीपुर, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
बांध करके कर्नाटक में, ये नाम भी अजीब है, बांदीपुर भी, ठीक है, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए राजस्थान की तरफ मूव कर रहे हैं हम। राजस्थान में देखिए, यहाँ पे देखिए इसे रिलेट कर सकते हैं, ये याद करने में आसान होगा। राजस्थान रणथंभौर, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। सबसे पहले इंपोर्टेंट आप कर लीजिए, घना हो गया, सरिस्का हो गया, ठीक है, डेजर्ट, हाँ ये भी इंपोर्टेंट है मेरे मित्र, एक ही नहीं है, जो इंपोर्टेंट है वो तो बताना ही पड़ेगा ना मेरे मित्र, और आपको याद भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखिएगा राजस्थान में रणथंभौर और घना और सरिस्का और डेजर्ट, ये जो है ये सभी राजस्थान में पड़ते हैं। तो र से राजस्थान, र से रणथंभौर कहाँ है, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, ये राजस्थान में ही है। घना देखिएगा मेरे मित्र, तो राजस्थान में जो होता है पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे घना पक्षी बिहार मिलता है। बिहार, ये घना पक्षी बिहार मिलता है जो कि राजस्थान में है। घना पक्षी बिहार कहाँ है, राजस्थान में है। ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बिहार लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, बिहार लगाया हुआ है। ये बिहार है, बिहार नहीं है, बिहार है, भरतपुर में पड़ता है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। और सर रिस्का, सर रिस्का, सर रिस्का, इसमें से रिस्का वाला र को मिला दीजिएगा तो राजस्थान हो जाएगा, रिस्का वाला मिला दीजिएगा तो राजस्थान हो जाएगा। डेजर्ट, तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। सर इसका, सर रिसक रहा है, बालू की कण रिसक रहा है, राजस्थान में ही बालू मिलता है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए मेरे मित्र, अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में देखिए आपको एक ही है, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट को याद कीजिए, मल्लापट्टी, आंध्र प्रदेश में बस। चलिए केरल में आते हैं पेरियार, जो कि इंपोर्टेंट है, और ये पेरियार आपको याद करना है जो कि केरल से संबंधित है। मैंने जो जो आपको टिक लगाया वो बहुत इंपोर्टेंट है। पेरियार कहाँ है, तो केरल में है। पेरियार कहाँ है, तो केरल में है, इसे आपको याद करना है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। उत्तराखंड में देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है उत्तराखंड में जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है जो कि नैनीताल में पड़ता है। नंदा देवी, दो इसमें से केदारनाथ, तो आप तो जानते हैं केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ता है और चमोली जिला में पड़ता है, ठीक है। तो नंदा देवी और जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में है, इसे आपको याद करना है, दो ही रहने दीजिए। और यहाँ से उत्तर प्रदेश में दुधवा, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा, देखिए उत्तर प्रदेश को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मवेशियों की संख्या कहाँ है, तो दुधवा उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा अगर जानवर है तो उत्तर प्रदेश में ही है। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है। आपका ये अगर पंजाब भी तो है सर, तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में कहाँ है, तो दुधवा। यहाँ पे याद करने से मतलब रखिए, ठीक है। तो दुधवा कहाँ है, दूध सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश, ऐसे समझिए। दूध सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश। दुधवा उद्यान कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में। और चंद्रप्रभा भी आपको याद करना पड़ेगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा कहाँ, उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा कहाँ, उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा कहाँ, उत्तर प्रदेश। बोलिए एक साथ बोलिए, दुधवा सबसे ज्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश। याद कीजिए, चंद्रप्रभा कहाँ है, चंद्रप्रभा कहाँ है, सरिस्का, सरिस्का कहाँ मिला था, राजस्थान। और जिम कार्बोनेट कहाँ मिला था, उत्तराखंड। बताइए, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड। बोलिए बोलिए बोलिए, असम में आ जाइए। चलिए मेरे भाई, मैं रिकॉल भी करा दूंगा आपको। असम में आ जाइए। असम में कौन कौन सा है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। मानस असम में है, दोनों याद करना पड़ेगा, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है, तो असम में है। मानस कहाँ है, असम में है। सबसे ज्यादा ये मानस इंपोर्टेंट है दोस्त, बहुत पूछता है। झारखंड की अगर बात करें तो हजारीबाग और डलमा, यहाँ पे ये रखिएगा। झारखंड में हजारीबाग और डलमा, ये दोनों के दोनों तीनों इंपोर्टेंट है। पलामू भी आता है। ये यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, इसे मजाक में मत लीजिएगा मेरे भाई, मजाक में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट है। हजारीबाग झारखंड, हजारीबाग कहाँ, झारखंड में है। सरिस्का राजस्थान में, डलमा
झारखंड में, पलामू झारखंड में, पलामू, बलमू, पलामू झारखंड में हो जाएगा, दलमा, बलमू, पलामू, दलमा और हजारीबाग, ये सभी कहाँ है? हजारीबाग कहाँ है? ये समझिए कि हजारीबाग एक स्थान है और ये अभयारण्य है। ये कहाँ पे मिलेगा? आपका जो है ये झारखंड में मिलेगा। झारखंड का बोला हुआ था 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए तमिलनाडु में आते हैं तो अन्नामलाई एक बस याद रखना आपको, तमिलनाडु में अन्नामलाई बस हो गया। अब आगे चलते हैं इसमें, महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, गिर गुजरात में आ जाइए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। गिर यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, गिर कहाँ? गुजरात, गी ग से गिर, ग से गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात, ये से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे शिकारा देवी याद कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और कुल्लू घाटी में रोहिला है, उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य ये मंडी में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, शिकारी देवी। और पश्चिम बंगाल से सुंदरबन आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सुंदरबन कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे जो है जंदापा वन्यजीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव, इसको छोड़ दीजिए। उड़ीसा में सिमलीपाल आपको याद करना है, चिल्का भी याद करना है। जो जरूरी है वही मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। उड़ीसा में सिमलीपाल और चिल्का दोनों आपको याद करनी पड़ेगी। और एक दो और है, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती आपको याद करना है, छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती याद करना है मेरे भाई। और यहाँ पे बस एक ही रहने दीजिए, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती कहाँ? छत्तीसगढ़ में। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए। सिक्किम में कंचनजंगा आपको याद करना है, मिजोरम में, हाँ ये मिजोरम वाला याद करना है। और नागालैंड में एक ही को है, इंटेंगी वन्यजीव अभयारण्य जो कि नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में। मिजोरम में डम्पा, मिजोरम में डम्पा। और ये काजीरंगा सिक्किम में है, ठीक है। तो दोस्त आशा करते हैं कि ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसे एक बार रिकॉल करते हैं। मानस कहाँ है? असम में। मानस कहाँ है? असम में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। डम्पा कहाँ है? मिजोरम में। मेरे साथ बोलिए, आपको याद होगा। डम्पा कहाँ है? मिजोरम में। माधवगढ़ मध्य प्रदेश। कन्हा मध्य प्रदेश। पेंच, पेंच आपको बताए थे ना, पेंच बताइए, आप बताइए ना पेंच। अरे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखिए, पहले वाले पेज में देखिए ना, पेंच यहाँ पे नहीं बताते हैं, पेज फंसा दिया रे दादा, पेज फंसा दिया, ये नहीं याद होगा। तो पेंच का मध्य प्रदेश। सतपुरा मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश। सरिस्का, सरिस्का बताइए राजस्थान। रणथंभौर बताइए राजस्थान, ठीक है मेरे दोस्त। आप देखें और आपको बता दें केरल वाला, आप केरल में बताइए एक ही गो है, पेरियार, आपको एक ही गो बताते पेरियार केरल में। असम में मानस बताते हैं, काजीरंगा बताते हैं, ठीक है। और हजारीबाग आपको याद करना है, झारखंड में। पलामू, डालमा, ये तीनों याद करना है। अन्नामलाई तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इसको भी याद करना है। गुजरात में एक ही वो है गिर, आपको याद करना। सुंदरबन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उड़ीसा में सिमलीपाल आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिएगा ये रोहिला, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है हिमाचल प्रदेश में, आपको याद कर लेना है। शिकारी देवी और सरिस्का जो है आपको बता दें जो कि राजस्थान में है। सिक्किम में एक ही वो कंचनजंगा, मतलब एक ही नहीं है, यहाँ पे कंचनजंगा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त इस तरह से आज का आपका टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है और मैंने 100% अच्छे तरीका से आपको पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्त अगर अब तक इस चैनल को अपना एक सपोर्ट नहीं दिए हैं तो अपना एक सपोर्ट जरूर दें, इस चैनल को ग्रो कराएं। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट दिन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।